हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज सीखेंगे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे यहाँ पे, और कैसे आप विद इन सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, विद इन सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे रूल्स सिखाऊंगा, आप उन सारे रूल्स को आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ आप रूल नोट कर लें। क्या कि यहाँ पे मैं 2 3 4 वर्ड लिखवा रहा हूँ, उसे आप नोट कर लें। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है नॉर, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे ओनली, बाय लिखेगा। ठीक है, नॉर, ओनली, बाय, नेवर। उसके बाद आप लिखेंगे स्कार्सली, स्कार्सली, हार्डली। ठीक है, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, सेल्डम नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड आपको मैं सिखाया, अगर अगर ये वाक्य के या सेंटेंस के शुरू में आए तो जो सेंटेंस होगा उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब किसके पहले होगा? वो सब्जेक्ट के पहले होगा। ठीक है, ही डज नॉट लाफ नॉर ही स्माइल्स। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, नॉर से शुरू हो रहा है, नॉर से शुरू हो रहा है। अभी मैंने बताया कि अगर इन सारे वर्ड से, इन सारे में से किसी एक वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेकंड क्लॉज भी स्टार्ट होता है, तो जो सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ठीक है, मीन्स कि जो इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के पहले, इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं है, नॉर ही स्माइल्स। यहाँ पे ये चीज़ एरर है, यहाँ पे इसको आपको सुधारना है, मीन्स कि इम्प्रूव करना है। मीन्स कि नॉर के बाद क्या लगना होगा? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब। तो नॉर के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको यहाँ पे डज दिख रहा है, आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, नॉर, ओनली, बाय, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम। आपको 5 6 वर्ड मैंने बताया, इनसे स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो इसके जस्ट बाद कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके जस्ट पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे रूल सीख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ड स्कार्सली और हार्डली, अगर ये कंजंक्शन के रूप में कभी आ जाए ना, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? व्हेन का यूज़ करते हैं। हालांकि इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, इस इंप्रूवमेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर एरर के सेंस में आ जाए और सेंटेंस स्कार्सली हार्डली से स्टार्ट हो और इसके बीच में अगर कंजंक्शन के रूप में कोई दैट का यूज़ कर दिया जाए, नॉर का यूज़ कर दिया जाए, वो गलत होगा, वहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी मेट यस्टरडे हैवंट वी मेट यस्टरडे हैवंट बी। अब देखिए यहाँ पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि यह क्या है? क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या कहता है? अगर आपका स्टेटमेंट क्या है? अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो होगा सेकंड जो क्लॉज होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। कहने का मतलब अगर फर्स्ट क्लॉज अगर पॉजिटिव है तो सेकंड क्लॉज क्या होगा? निगेटिव होगा। क्लियर? अगर स्टेटमेंट क्या है, कह सकते हैं कि पॉजिटिव है तो इसका जो है क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव। अगर ये सेंटेंस, अगर आपका स्टेटमेंट अगर आपका निगेटिव रहेगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये सेंटेंस स्टेटमेंट आपका अगर ये निगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग क्या बनता? पॉजिटिव। ठीक है, बस ये 2 रूल आप याद रखेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। सेंटेंस निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है, ये तो आपको क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। तो आपका जो होगा क्वेश्चन क्या होगा? जब भी होगा तो निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव भी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये भी सही है। आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। स्टेटमेंट पहले तो ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या इसका जो उस क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है? तो हाँ, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना, तो नेगेटिव है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हाँ है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मेट लिखा हुआ है ना, मेट मतलब V2 का मतलब पास्ट का मतलब डिडंट वाला होगा, डिडंट वी। ठीक है, डिडंट वी होगा। तो हम थर्ड पे आते हैं कि सी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। यहाँ पे क्या इंप्रूव करना होगा? तो पहले आप 2 4 5 वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। जैसे कि कैन नॉट हेल्प। ठीक है, कैन नॉट हेल्प, इट इज़ नो यूज़, वर्थ, उसके बाद एडमिट, अवॉइड, डिले, माइंड, डिनाई, डिटेस्ट, एन्जॉय। तो ये सारे जितने वर्ड, जैसे कैन नॉट हेल्प की बात कर लिए, इट इज़ नो यूज़ की बात कर लिए, वर्थ
की बात कर लिए, एडमिट की बात कर लिए, अवॉइड की बात कर लिए, डिले, डिटेस्ट, डिनाई, माइंड, एंजॉय। तो ऐसे में इनके बाद कोई भी वर्ब आता है तो वर्ब क्या होगा, इन सभी के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। मीन्स कि देख रहे हैं यहाँ पे कुड नॉट हेल्प है। ठीक है, कैन नॉट हेल्प के जगह पे कुड नॉट हेल्प किया गया, पास्ट में लिखा गया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैन नॉट हेल्प के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, तो क्या होगा, लाफिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस से देखने से पता चला कि पैसिव फॉर्मेशन में, अगर पैसिव फॉर्मेशन में बात करें तो इसका कोई अर्थ निकलता नहीं कि द वर्ल्ड इज़ बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। ठीक है, एक क्राइसिस की बात की है कि क्राइसिस फेस कर रहा है वर्ल्ड को, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द वर्ल्ड इज बीइंग फेस्ड विद अ क्राइसिस। क्राइसिस वर्ल्ड को नहीं फेस कर रहा है, वर्ल्ड क्राइसिस को फेस कर रहा है ना, तो ये सेंटेंस एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंप्रूव क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस होगा। ठीक है, द वर्ल्ड लिखना क्या होगा, द वर्ल्ड इज फेसिंग अ क्राइसिस। कहने का मतलब संसार क्या है, एक क्राइसिस का सामना कर रहा है। मीन्स कि संसार जो कि है, वर्ल्ड है, क्या है, क्राइसिस का सामना कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। इफ़ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई समय की बात किया जाए या शर्त की बात किया जाए, समय या शर्त की बात किया जाए, और इसके तुरंत बाद अगर आने वाले सेंटेंस में अगर विल हो या शैल हो या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन हो गया, अनटिल हो गया, टिल हो गया, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे शर्त की बात करते हैं, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, तो इनके साथ क्या करते हैं, विल और शैल का यूज़ नहीं करते। तो विल और शैल का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इफ़ आई गेट। ठीक है, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। ठीक है, अब आप सोचेंगे गेट ही क्यों हुआ, गॉट क्यों नहीं हुआ, तो इसका भी एक रूल है कि अगर एक तो कंडीशनल सेंटेंस के साथ क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्यूचर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे और इसके बाद जो सेकंड क्लॉज है वो होगा फ्यूचर में। तो ध्यान रखिएगा, इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। जब कंडीशन की बात हो तो कंडीशन के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, उसके बाद वाला सेंटेंस कंडीशन वाले जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे और उसके बाद वाला जो क्लॉज होगा फ्यूचर में होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सी इंसिस्टेड ऑन सी वॉज इनोसेंट। देखिए यहाँ पे दो क्लॉज है, दो क्लॉज के लिए एक कंजंक्शन आना ही चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के तौर पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का तो यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट का यूज़ करेंगे, तो सी इंसिस्टेड होगा। ठीक है, इंसिस्टेड ऑन नहीं होगा, यहाँ पे दैट अगर यूज़ करेंगे तो ऑन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ऑन करेंगे तो इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, सी इंसिस्टेड ऑन हर इनोसेंस हो जाएगा। क्लियर, वहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के तौर पे दैट करेंगे और इंसिस्ट के साथ यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन आएगा नहीं। सी इंसिस्टेड दैट शी वॉज इनोसेंट। क्लियर, तो क्वेश्चन में छठा समझ में आ गया कि सी अगर यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे दो क्लॉज को कनेक्ट किया गया है दैट से, और दैट के पहले यहाँ पे कोई भी आप प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लॉज के पहले कोई कनेक्ट होगा, दैट का कनेक्टिविटी हो रहा है, उसके पहले कभी भी कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द अदर shook देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस ऑफ अप्रूवल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द अदर देयर हेड्स एंड मेड वेग नॉइजेस, है ना। वेग नॉइजेस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, VAGUE। वेग मतलब होता है अस्पष्ट, जो अस्पष्ट जो नॉइज है, जो अजीब सा आवाज़ आ रहा है। कैसे कहते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई आवाज़ अजीब से आ रहा है, मीन्स कि कोई आपको कुछ कह रहा है और आप बढ़िया से सुन नहीं पा रहे। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और आप बढ़िया से सुन नहीं पा रहे, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मना भी नहीं कर सकते, बुरा लग जाएगा, इस सेंस में आप क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है सुनाई दे रहा है ना, हालांकि आपको सुनाई दे रहा नहीं, तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, हाथ सर घुमाकर हल्के फुल्के में हामी भर देते हैं। हालांकि आपको ये ऐसा होता, सुनाई देता नहीं ठीक से या सुनाई नहीं आ रहा होता, फिर भी आप उसको हामी में भर देते हैं। हामी भरना, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे सुक नहीं करते, यहाँ पे नॉडेड की बात करते। अदर नॉडेड दे हेड्स एंड मेड वेग नॉइसेस ऑफ अप्रूवल, ठीक है। जो वेग नॉइसेस आ रहा है उस वो भी अप्रूवल के तौर पे कहते हैं हाँ भाई ठीक है, सब सही है ना, जो है सही है। तो यहाँ पे नॉड अगर हेड की बात करते हैं इसका मतलब होता है हामी भरना, हामी भरना। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। माई फादर हैज़ बिन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग के साथ रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। स्मोकिंग के साथ होता है कट डाउन करना। कट डाउन करना मीन्स कटौती करना, कि आप क्या करें स्मोकिंग में, क्या करें, कटौती करें, ठीक है। रिड्यूस नहीं करना होता यहाँ पे। माई फादर हैज़ बिन एडवाइज टू रिड्यूस, नहीं कट डाउन स्मोकिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसका सेंटेंस में पहले यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस में लिसन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। लिसन क्या है, एडजेक्टिव है। तो सॉरी लिसन एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे लिसन क्या है भाई, यहाँ पे वर्ब है। तो अगर लिसन वर्ब है तो इसके बाद जस्ट बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए। वर्ब के बाद एक एडवर्ब आना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो अटेंशन ना होकर क्या होगा, अटेंटिवली होगा, ठीक है। एल वाई वाला ढूंढे और टिक कर ले, लिसन अटेंटिवली टू व्हाट आई से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि मेनी अ मैन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। तो देखिए डाइड के साथ तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन होता है फिक्स। एक तो मैंने सिखाया था डाई ऑफ, ठीक है। डाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता ही लगता है, ये तो दिमाग में रखें। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मेनी ए का एक रूल है कि मेनी ए के बाद आपका जो होगा नाउन सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। दोनों चीज़, नॉन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनी ए के बाद जो आपका नाउन होगा, यहाँ पे मैन देख रहे हैं ना, नाउन है, ये नाउन है, और नाउन क्या है यहाँ पे सिंगुलर है। तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो हैव तो होगा नहीं ना, तो क्या होगा, हैज़ वाला होगा, मीन्स कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस हिज पेरेंट्स कट हिम, देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन किया इसी का मतलब इडियम का मतलब बताना आपका कि कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, ठीक है। कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग का मतलब होता क्या है, दरअसल पहले ही जानिए, किसी को वसीयत में कुछ ना देना, किसी को वसीयत में कुछ ना देना, ठीक है। इसका मतलब ये था किसी को वसीयत में कुछ ना देना, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं उत्तराधिकार से वंचित कर देना, मीन्स कि डिस इनहेरिटेटेड हिम, ठीक है। तो हिज पेरेंट्स क्या किए हैं, डिस इनहेरिटेटेड हिम, उसे क्या किए, वसीयत में कुछ नहीं दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। द केयरफुली वर्क आउट प्लान फेल थ्रू यहाँ पे है कि यहाँ पे एक फ्रेज़ है, वो तो इडियम था, ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता है क्या, ठीक है। इस फ्रेज़ का मतलब आपको बताना है कि होता क्या है। तो फ्रेज़ का मतलब फॉल थ्रू का मतलब होता है असफल हो जाना, है ना। इसका मतलब होता है असफल हो जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्रेज़ है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, नोट कीजिएगा। द केयरफुली वर्कआउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण जो हुआ है, हालांकि वो केयरफुली वर्कआउट किया प्लान, लेकिन क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण असफल हो गया, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या भाई यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर होगा फेल्ड होना, है ना। असफल हो जाना मतलब कि फेल्ड हो जाना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही वॉज टू मैनी आयरन्स इन द फायर। अब यहाँ पे क्या इसका इडियम बताना है, इसका मतलब बताना है कि मैनी आयरन्स इन द फायर मतलब क्या होगा, एक ही समय में कई एक कार्यों में लगा होना, एक ही समय में बहुत सारे काम करना, है ना। एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना, इसका मतलब ये होगा एक समय में, एक ही समय में एक से अधिक कार्य करना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन एंगेज इनटू टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इन एंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। We wanted to give Rita a surprise party, but John left the cat out of the bag. Left the cat out of the bag का मतलब होगा क्या इडियम, कोई ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाया जाना था, है ना। इसका मतलब क्या होगा, ऐसी बात
ऐसी बात अनजाने में क्या करना, अनजाने में ही बता देना, जिसे क्या करना था, जिसे छिपाना था, है ना, जिसे छिपाना था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ऐसी बात अनजाने में ही बता देना जिसे छिपाना था। टोल्ड, यहाँ पे होगा टोल्ड हर अबाउट इन अनइंटेंशनली, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। वाई शुड यू रीड बिटवीन द लाइन्स वेन एवर आई से दिस टू यू, है ना। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, है ना, छिपे हुए अर्थ को समझना। इसका अर्थ होगा यहाँ पे फाइंड मोर मीनिंग दैन द वर्ड्स एपियर्स टू एक्सप्रेस, ठीक है, छिपे हुए अर्थ को समझना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब, ठीक है। यहाँ पे थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब आपको बताना है, यहाँ पे इडियम का मतलब इसको बताना है कि थ्रू डाउन द ग्लोब का मतलब होता है चुनौती देना, है ना, इसका मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। द अर्ल ऑफ लिस्टर थ्रू डाउन द ग्लोब मतलब कि चुनौती देना, मीन्स गेव अ चैलेंज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गेव अ चैलेंज। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। रवि फॉट टू देयर बिटर एंड, फॉट टू देयर बिटर एंड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, एक इडियम है फॉट टू द बिटर एंड। इसका मतलब होता है कि परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, है ना। इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना, ठीक है, परिणाम की चिंता किए बिना क्या, तो मुकाबले में बना रहना, मुकाबले में बने रहना, ठीक है। इसका मतलब होगा फाउट टू द बिटर एंड, मतलब होगा परिणाम की चिंता किए बिना मुकाबले में बने रहना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग। इसका होगा कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि आई ज्वाइंट कॉलेज लेट एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कैच अप विद अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फ्रेज एक तरह से टू कैच अप विद एक तरह का ये क्या है, ये फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब आपको बताना है, ठीक है। इस फ्रेज का टू कैच अप विद का मतलब होता क्या है, ठीक, मीन्स कि बराबरी के स्तर पर पहुंचना। इसका मतलब होता है बराबरी के स्तर पर पहुंचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, टू कम टू देयर लेवल, टू कम टू देयर लेवल, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दे हैव मेड मेनी चांसेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब इडियम बताना है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है आम आदमी, आम आदमी मीन्स कि क्या हो जाएगा, द ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, द ऑर्डिनरी मैन। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर कि द स्टूडेंट वांटेड अ हॉलीडे बट द प्रिंसिपल पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है क्या है भाई, अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना, है ना, अधिकार पूर्वक अपनी बात कहना। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, असर्टेड हिज अथॉरिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे, एट वंस विट्स एंड्स का मतलब होता है परेशान हो जाना या समझ में ना आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब होता है एट वंस विट्स एंड का मतलब परेशान हो जाना या समझ न आना कि क्या करे, है ना। इसका मतलब आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, टू गेट पजल। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक समवन टू टास्क, टू टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है कि यहाँ पे मीन्स कि कोसना। इसका मतलब होता है कोसना
या इसको कह सकते हैं एक और सेंस में है कि कोसना या सजा देना या डांटना, ठीक है, कोसना या डांटना भी कह सकते हैं। डांटना इसका मतलब होता है क्या, टू स्कोल्ड समवन, टू स्कोल्ड समवन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है कि हमें आलोचना का सामना करना, इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना, है ना, इसका मतलब होता है आलोचना का सामना करना, सामना करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, टू बियर द कंसिक्वेंस, टू बियर द कंसिक्वेंस अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो ओन्स ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब आगे है कि टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन का मतलब क्या होगा, टू रन वन डाउन का मतलब होता है किसी को बुरी तरह आलोचना करना, रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना करना का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू डिस्पैरेज समवन, डिस्पैरेज का मतलब ये होता है आलोचना करना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीमी गति से, क्या होता है, धीमी गति से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, ठीक है, टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, बात को अनसुना कर देना, मतलब कि ध्यान ना देना, ध्यान न देना, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होगा ये क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू बी इनडिफरेंट, टू बी इनडिफरेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू टेक टू वंस हिल्स, टू टेक टू वन हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रन ऑफ, टू रन ऑफ का मतलब ये होता है भाग जाना। आगे है कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीप, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गुप्त योजना बनाना, है ना, इसका मतलब होता है गुप्त योजना बनाना। मीन्स क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हैव अ सीक्रेट प्लान, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, टू एंड इन द स्मोक, टू एंड इन द स्मोक का मतलब क्या होता है, प्रयत्न का निष्फल हो जाना, है ना, जो प्रयास कर रहे थे असफल हो जाना, है ना, असफल हो जाना। टू कम टू नथिंग, टू कम टू, इसका जो करेक्ट आंसर है टू कम टू नथिंग, असफल हो जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, चलिए आगे क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन द फॉर्मर फ्रेंड्स नाउ, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, इल फीलिंग, इल फीलिंग मतलब कि जहाँ पे क्या हो, दुश्मनी हो जाए, है ना, दुश्मनी हो जाए, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशंस द टीचर वॉज एट वन विद द अथॉरिटीज़, एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन, एट वन विद का मतलब होता है ऑफ द सेम ओपिनियन, ठीक। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ही इज़ श्योर टू मेक हिज मार्क इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्फिश जायंट was at his wits end on seeing the wants on the little boy's body, at his wits end का मतलब होता है कंफ्यूज, completely confused, ठीक है, completely confused, है ना, समझ में नहीं आना कि क्या करें। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया था कि एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है समझ में नहीं आना कि क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हिज स्पीच द मिनिस्टर ब्लीव हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेड समथिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टेड इन इमीडिएटली, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटिक लेजिस्लेटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट, अस्ट्रक यहाँ से अस्ट्रक अ चिल टू हार्ट का मतलब यहाँ पे होगा एराउज्ड फियर, ठीक है, एराउज्ड फियर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अब्राहम लिंकन एंड मार्टिन लूथर किंग वर ग्रेट पीपल, ठीक है, ग्रेट पीपल। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन में क्या है, अच्छा, ह्यून फ्रॉम द सेम रॉक,
स्पून फ्रॉम द सेम रॉक का मतलब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज, ठीक है, ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ करेज। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, द प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स, मेड मी किक माई हील्स आउटसाइड द रूम फॉर एन आवर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कीप मी वेटिंग, ठीक है। माई प्रिंसिपल मेड मी किक माई हील्स और आउटसाइड हिज रूम फॉर एन आवर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चैटर्जी सेड ही कुड गेट अस द लोन टुडे बट ही वोंट ही वी डोंट थिंक ही कैन डिलीवर द गुड्स। डिलीवर द गुड्स का मतलब होता है कीप द प्रॉमिस, डिलीवर द गुड्स का मतलब होगा कीप द प्रॉमिस। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, वाई डोंट यू गो द होल हॉग एंड देम गिव अ रिपोर्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गो द होल हॉग का मतलब होता है डू इट थॉरोली एंड कंप्लीटली, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू वर्शिप द राइजिंग सन इज प्रीवैलेंट इन ऑल द कम्युनिटीज, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द शाइनिंग जो शाइनिंग सन का मतलब होगा टू ऑनर द लकी, ठीक है, टू ऑनर द लकी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सोशल एविल लाइक डॉरी इज हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? कठिन समस्या, ठीक है, इसका मतलब होगा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, फॉर बिगिनिंग टू राइट एन आर्टिकल वी शुड हैव वॉन्स मदर विल, मदर विल का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक कौशल, स्वाभाविक कौशल, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक आपका नेचर स्किल है, ठीक है, कैसा स्किल है? नेचर स्किल है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, सी सोड हिज विल्ड ओट्स इन द अर्ली लाइफ बट हैज़ बिकम सोबर नाउ, है ना, इसका मतलब क्या होगा? चापलूसी या उपहार देकर अपने पक्ष में करना, सॉरी इसका मतलब नहीं था, इसके आगे बोला युवा अवस्था में आकर्षणों में लिप्त होना, ठीक है, युवा अवस्था में आकर्षणों में क्या होगा? लिप्त होना, आकर्षणों में लिप्त होना, मतलब इसका क्या होगा? इंडल्ज इनटू यूथफुल फॉलीज, ठीक है, फॉलीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ही ट्राई टू करी फेवर विद माई मेकिंग मी प्रेजेंट, टू करी फेवर विद का मतलब अभी मैं बताया था चापलूसी देकर अपने पक्ष में करना, ठीक है, चापलूसी, चापलूसी से अपने पक्ष में करना, अपने पक्ष में करना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट और फ्लैटरी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। तो गैस यहाँ पे कुल 35 क्वेश्चन आप लोगों को कराएं, सभी प्रीवियस को इडियम फ्रेजेस क्वेश्चन थे। वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।